नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को पेडागोजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास मैंने आपका प्रारंभ कर दिया है। भाई आज आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। और जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण या प्रेरणा। ये हमारा टॉपिक, देखो प्रेरणा भी लिखता है या फिर उसको अभिप्रेरण भी लिखता है या अभिप्रेरणा भी लिखता है। अंग्रेजी का एक ही वर्ड होगा मोटिवेशन। शिखा, निभा, वीना, आशीष, मनीषा, विद्या, आशीष प्रसाद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को राय राधे, सभी लोगों को जय हिंद। तो देखिएगा, यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन किसे कहा जाता है, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, मोटिवेशन के कंपोनेंट्स यानी कि उसके फैक्टर्स कह लीजिए कौन कौन से होते हैं, या मोटिवेशन आपको किस तरीके से मदद करता है। तो इन सब की हम लोग बात करेंगे। विद्या, कल जो यूट्यूब पर क्लास हुई थी से कौन कौन किया था? मुझे तो लग रहा है सभी लोगों ने किया होगा क्योंकि कल संडे में और तो कोई क्लास नहीं होगी आपकी, तो संडे में मैराथन वगैरह पर तो आ ही सकते हैं आप लोग। अमरजीत कुमार, सूरज, टॉपिक स्टार्ट करें फिर अपना। चलिए मोटिवेशन टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, मोटिवेशन की चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखो मोटिवेशन किसे कहा जाता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को सिखाने में, आप लोगों के अधिगम में, आप लोगों की लर्निंग में मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा रोल मोटिवेशन निभाता है। कभी कभार क्या होता है कि लंबे समय तक यदि कोई चीज़ चलती रहती है, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन से क्वेश्चन नहीं होगा सर, होगा सिखा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी एक दो जो आपके टॉपिक हैं इनके बाद में मैंने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। इस टॉपिक के बाद में, एक आध टॉपिक के बाद में प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। उस प्रैक्टिस सेट में अब तक जो हमने 3-4 टॉपिक किए हैं उन सब के क्वेश्चन मैं वहां करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए मोटिवेशन की जरूरत देखिए क्यों पड़ती है। मोटिवेशन जो होता है ये आपकी लर्निंग में भूमिका निभाता है, मैंने अभी भी आपको बताया। कभी कभार क्या होता है कि आप किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, यानी आप उस सीखने के प्रति आप लोगों में लगन नहीं होती है। तो मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन आपके अंदर किसी चीज को सीखने की तत्परता जो है उसे उत्पन्न करता है। और इसके अलावा क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है वो टफ होता है और टफ होने के कारण उसमें आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए या फिर आपकी लगन को, तत्परता को बढ़ाने के लिए मोटिवेशन आपका काम करता है। मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो देखो मोटिवेशन कहाँ किसे जाता है। मोटिवेशन या इसके लिए देखेगा, हिंदी का शब्द जो यूज करेगा वो अभिप्रेरण कर सकता है। अगर ये भी नहीं है तो इसकी जगह पर अभिप्रेरणा शब्द का प्रयोग कर सकता है, या इसकी जगह पर प्रेरणा शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। ये तीनों शब्द जो हैं ये हिंदी में वो प्रयोग कर सकता है। अभिप्रेरण लिख सकता है, अभिप्रेरणा लिख सकता है, या फिर केवल प्रेरणा भी वो लिख सकता है। मोटिवेशन के बारे में एक सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रेरणा के बारे में, कि देखो प्रेरणा के शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। प्रेरणा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब प्रेरणा शब्द का जो आपका अर्थ है वो कुछ और होता है, जबकि साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप देखेंगे, साइकोलॉजिकल मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग जो है वो अलग है। ठीक है, क्या है? प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल सी भाषा में अगर हम ये देखें कि प्रेरणा शब्द का क्या अर्थ है, तो प्रेरणा शब्द का अर्थ होता है कि जब किसी कार्य को करने का बोध होता है कि हाँ कोई कार्य हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आपकी प्रेरणा। ये शब्द का अर्थ है। इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी उत्तेजना को। स्टिमुलस को क्या बोलते हैं? उत्तेजना बोलते हैं। उत्तेजना का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर कोई भी काम करने के लिए जो एक्टिविटी उत्पन्न होती है, जो क्रिया आपका शरीर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तेजना बोलते हैं। क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया, मैंने आप लोगों को, भैया आप लोगों के अंदर मोटिवेशन की कमी है, मैंने वहां पर आपको कहा कि भैया अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर भैया आपको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ेंगे, या मैंने आपसे कहा कि पढ़ोगे तो सरकारी कॉलेज की सीट प्राप्त होगी, सरकारी कॉलेज की सीट प्राप्त होगी तो बीएड आसानी से हो पाएगी, बीएड आसानी से हो पाएगी, टेट क्वालिफाई कर जाओगे, टेट क्वालिफाई कर जाओगे, सरकारी अध्यापक
अध्यापक बन जाओगे, सरकारी अध्यापक बन जाओगे तो फिर चैन की बंसी बजाओगे, है ना। तो मैंने जब आपको ये बताया तो आपके अंदर एक ललक पैदा हुई कि हाँ मुझे सरकारी अध्यापक या टीचर बनना है। तो वहां पर क्या है कि वो काम करने के लिए जो आप एक्टिविटी करेंगे या उस काम उस टीचर को या टीचर की पोस्ट पर पहुंचने के लिए आपके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो आपकी क्या कहलाएंगे, उत्तेजना कहलाएंगे या फिर वो आपकी स्टिमुलस कहलाएंगे। हमारी हर एक प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण कोई ना कोई उत्तेजना अवश्य होती है। यह उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी, दोनों प्रकार की हो सकती है। उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है कि अगर आप पढ़ने के लिए अंदर से ही प्रेरित हो रहे हैं, आप अंदर से ही मतलब जब भी खाली बैठे होते हैं आपके मन में आता है यार ये चीज छूट गई मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है। बाह्य मतलब जब आप किसी के कहे से अगर काम करें तो वो बाह्य भी हो सकती है। तो अगर हम प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ देखें, शब्द का अर्थ देखें, तो वास्तव में यही निकलता है कि किसी कार्य का होना। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। और यहां पर हम एक बार मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं इसे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लिटरल एंड psychological meaning of inspiration. In the literal meaning of inspiration we get the feeling of doing some work. In this sense we can call any stimulus a stimulus because in the absence of a stimulus no reaction is possible. Every reaction or behavior of ours is caused by some stimulus. This stimulation can be internal as well as external. यहां तक सिंपल भाषा में अर्थ समझ में आ रहा है सब लोगों को। ये तो प्रेरणा शब्द का अर्थ हुआ। अब मैं इसके साइकोलॉजिकल अर्थ पर, साइकोलॉजिकल मीनिंग पर जाऊंगा कि थिंकर्स के अनुसार मोटिवेशन क्या है। यहां तक क्लियर है तो एक बार जल्दी से यस लिखिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? आगे चलें। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए अगर मैं बात करता हूं अभिप्रेरणा की, तो इस शब्द के लिए अंग्रेजी का शब्द सबको पता ही है, मोटिवेशन प्रयोग किया जाता है। और अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन शब्द किस भाषा के शब्द से आया है, तो आपको याद रखना है ये आपका एक लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है, लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन शब्द है। और लैटिन शब्द कौन सा है, तो उसे कहा जाता है मोटम। क्या कहा जाता है? मोटम। मोटिवेशन के शब्द से ड्राइव हुआ है, किस शब्द से आया है, तो ये मोटम से आया है। ठीक है, अब मोटम शब्द जो है, इस मोटम का अर्थ क्या होता है, मोटम शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिएगा अगर हम देखते हैं तो मोटम का अर्थ जो लगाया जाता है, ये लगाया जाता है मोशन से। ठीक है, या इसका अर्थ लगाया जाता है टू मूव। मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अभिप्रेरण या मोटिवेशन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है, तो मोटम है। और मोटम का अर्थ क्या होता है, तो मोटम का अर्थ मोशन या मूव से लगाया जाता है, जिसका सिंपल भाषा में हम अर्थ निकालते हैं वो क्या है, गति। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है भैया, ये किसी भी चीज में गति की बात करता है आपका मोटिवेशन शब्द। तो एक तो क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा सिंपल सा, कि आपसे कहेगा कि मोटिवेशन शब्द जो है ये किस भाषा के शब्द से आया है, या आपसे पूछ सकता है कि वो शब्द क्या है, तो वो शब्द क्या है, मोटम शब्द है। और मोटम का अर्थ क्या निकलता है, तो मोशन निकलता है या टू मूव निकलता है। तो ये साइकोलॉजिकल अर्थ में अगर हम जाएं, ठीक है, इसके हम मनोवैज्ञानिक अर्थ में अगर जाते हैं तो यहां पर गौर कीजिएगा कि यहां लिखा हुआ है साफ साफ कि आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, अंग्रेजी का जो शब्द है मोटिवेशन, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, तो जिसका अर्थ है मूव। ये मूव या मोटर कह लीजिए या मोशन कह लीजिए, तीन अर्थ निकलते हैं, मूव, मोटर या मोशन। तीनों का अर्थ क्या है, तो तीनों का अर्थ मूव या गति से निकाला जाता है मनोवैज्ञानिक अर्थ में। ठीक है, कभी हमने इससे पहले क्या देखा था, शाब्दिक अर्थ देखा था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं। प्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है, जबकि यहां पर आपको इससे पहले मैंने क्या बताया था कि आपका मोटिवेशन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ आंतरिक उत्तेजना और बाह्य उत्तेजना दोनों होती हैं। लेकिन यहां पर अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि साइकोलॉजी में प्रेरणा का अर्थ केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। तो देखो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, आपको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इसे। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आपसे कहेगा कि मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अर्थ केवल
केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से लगाया जाता है। ये जो स्टार मार्क मैंने किया है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है, जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है, यानी आंतरिक रूप से हमारे अंदर स्टिमुलस उत्पन्न होता है, आंतरिक रूप से हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है और फिर हम कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मनोवैज्ञानिक अर्थ में मोटिवेशन का अभिप्राय क्या होता है, तो आप बताइए केवल आंतरिक उत्तेजना इसमें शामिल की जाती है। इन अर्थ में बाह्य उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह एक अदृश्य शक्ति है, मतलब इसको देखा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, और इस पर आधारित व्यवहार को देखकर केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति, एक बच्चा है, एक लड़का है, एक लड़की है, मान लीजिए कि वो उस अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे परीक्षा में सफल होना है। अब परीक्षा में सफल होने के लिए वो रात दिन लगातार मेहनत करता है ना, तो रात दिन लगातार मेहनत कर रहा है, तो वो क्या है, वो उसका क्रिया है, वो काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके अंदर से वो चीज निकल कर आई है ना, वो सब चीज भूल भाल कर खेलना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, परिवार में उठना बैठना छोड़ दिया, है ना, तो ये चीज उसमें कहां से आई, तो ये आंतरिक रूप से आई। तो आप प्रेरणा को नहीं देख सकते, लेकिन उससे जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को आप देख सकते हैं या उसका अनुमान लगा सकते हैं। इस बारे में एक व्यक्ति है, उनका नाम है क्रैच और क्रचफील्ड। क्या है, क्रैच और क्रचफील्ड। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। एक बच्चा रात दिन मेहनत करता है, ठीक है, तो उसमें बस ये लगा दीजिए क्यों करता है। तो आपने कहा परीक्षा में सफल होने के लिए, तो परीक्षा में सफल होना ये उसके लिए क्या है, मोटिवेशन है। प्रेरणा का प्रश्न किसका प्रश्न होता है, क्यों का प्रश्न। किसी भी एक्टिविटी के साथ, किसी भी बिहेवियर के साथ, किसी भी व्यवहार के साथ यदि आप क्यों लगा देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा कि वहां पर प्रेरणा क्या है। समझ में आ गया। ये तो इसका हिंदी वर्जन है, अंग्रेजी वर्जन भी यहाँ पर मौजूद है, तो वो भी आप पढ़ लेंगे एक बार। कह रहा है द इंग्लिश वर्ड मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोटम विच मीन्स मूव, मोटर और मोशन। In the psychological sense, by motivation we mean only the internal stimulus, ठीक है, internal stimulus, ठीक है, on which our behavior is based. In this sense, no importance is given to external stimulus, ठीक है, external stimulus. In other words, motivation is an internal force which can inspire a person to do work. It is an invisible power which cannot be seen. This can only be estimated by observing behavior. Based on this, Cratch and Crutchfield क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं the question of motivation is the question of why. ठीक है, किसी भी एक्टिविटी के साथ में यदि आप why लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पर मोटिवेशन क्या है। यहां तक क्लियर है सब लोगों को। अब देखो इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा बना सकता है कि आपसे कहेगा अभिप्रेरणा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसके आधार पर आपको आंसर देना होगा। समझ में आ गया सब लोगों को यहां तक। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और यहां पर देखिएगा एक परिभाषा और देख लेते हैं, एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। और डेफिनेशन को देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है, गुड। गुड ने एक डेफिनेशन दी और इसमें क्या कहा कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। अब एक चीज पर गौर कीजिएगा, गुड की डेफिनेशन जो है, देखो इससे पहले क्रैच और क्रचफील्ड ने भी डेफिनेशन दी और इसने कहा किसी भी एक्टिविटी के साथ में यदि आप क्यों लगा देते हैं तो आपको जवाब मिल जाएगा कि वहां पर मोटिवेशन क्या है। तो ऐसे ही गुड ने भी इसकी डेफिनेशन दी और इसने क्या कहा, कार्य को आरंभ करने, मतलब आप किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो उसके पीछे भी मोटिवेशन होता है। जारी रखने, अगर आप उस कार्य को करना लगातार बनाए रखते हैं, मतलब जारी रखते हैं, है ना, और नियमित करने, मतलब उसको आप रेगुलेट भी करते हैं, तो ये चीज किस पर डिपेंड करती है, प्रेरणा पर। कई लोग होते हैं जो किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो शुरू कर दिए लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। तो क्यों नहीं रख पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें प्रेरणा का लेवल जो होता है वो कम होता है। अगर मोटिवेशन बना रहेगा तो वो लगातार मेहनत करते रहेंगे, तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, तो प्रेरणा क्या है गुड के अनुसार, तो गुड कहते हैं कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आगे देखें, आगे यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रेरणा के स्रोत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रेरणा के स्रोत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के हिसाब से।
सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन 4 बताए जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो प्रेरणा के स्रोत जो होते हैं वो 4 बताए जाते हैं। सबसे पहला होता है आवश्यकता मतलब नीड, दूसरा है चालक मतलब ड्राइव, तीसरा है उद्दीपन यानी इंसेंटिव्स, और प्रेरक यानी मोटिव्स। ठीक है, अब यहां पर एक चीज पर गौर करें, इस प्रेरक को स्टिमुलस लिखिए। प्रेरक के लिए स्टिमुलस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या है? तो यहां पर एक चीज देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है? आवश्यकता। पहला पॉइंट यहां पर क्या है? प्रेरणा के स्रोत में सबसे पहले क्या आता है? आपकी नीड आती है। नीड्स मतलब आवश्यकताएं। आवश्यकताएं कैसी? तो देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं देता जाऊंगा और उस एग्जाम्पल से आप चीजों को समझते जाएंगे कि नीड का मतलब क्या है। तो देखिए नीड का मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे आपको अपना जीवन जीने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है शरीर को चलाने के लिए, और शरीर को चलाने के लिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, फूड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो आवश्यकता नाम की चीज है, ये आवश्यकता नाम की चीज क्या है? ये आवश्यकता नाम की चीज है कि आपके आपके जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, आपके शरीर की जो डिमांड होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? नीड कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है? शरीर को चलाने के लिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि देखो सरकारी नौकरी प्राप्त करना, तो सरकारी नौकरी प्राप्त करना यहां पर क्या है? आवश्यकता हो गई। ठीक है, आवश्यकता किस लिए? कि जीवन अच्छे से चलाया जा सके। दूसरी चीज जो यहां पर होती है वो क्या है? तो दूसरी चीज यहां पर बताया जाता है चालक। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या है स्रोत में? तो दूसरा है यहां पर चालक मतलब ड्राइव्स। ठीक है, क्या है यहां पर? ड्राइव्स। तो यहां पर ड्राइव्स की अगर हम बात करें तो ड्राइव्स में क्या आता है? चालक में क्या आता है? चालक में ये आता है कि भैया आप जब आपको आवश्यकता होती है, आवश्यकता किस चीज की है? भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन की आवश्यकता है तो इसीलिए आपको क्या लगता है? भूख लगता है। क्या लगता है आपको? भूख लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है? भूख लगता है, हंगर लगता है आपको। तो यहां पर जो हंगर है, ठीक है, वो आपके लिए क्या हो गया है? चालक का काम करेगा। जैसे और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँ, जैसे भोजन हो गया, ये आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, भोजन, पानी, हवा, ये सब आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब पानी की वजह से आपको क्या लगती है? तो प्यास लगता है। तो प्यास आपके लिए क्या हो गया? यहाँ पर आपका चालक हो गया, थर्स्ट। ठीक है, या फिर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपकी आवश्यकता होती है सोना। ठीक है, और सोने के लिए आपका चालक या ड्राइव क्या है? नींद, नींद आना। ठीक है, यहां पे याद रखें। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं तो तीसरा सोर्स जो है वो होता है उद्दीपन। उद्दीपन जिनको हम क्या बोल देते हैं? जिनको हम आपके इंसेंटिव्स के नाम से जानते हैं। क्या कह देते हैं इसे? तीसरा है आपका उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपन मतलब इंसेंटिव। अब एक चीज पर यहां पर गौर कीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि आपको भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता के लिए आपको भूख लगी, और भूख लगने के बाद अगर आप भोजन कर लेते हैं, ठीक है, भोजन आप कर लेते हैं, तो वहां पर इंसेंटिव के तौर पर आपको क्या प्राप्त होता है? आपको खाना प्राप्त होता है। ठीक है, आप खाना खा लेते हैं। ठीक है, आप खाना प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर फूड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? उद्दीपन या फिर इंसेंटिव का कार्य करेगा। उद्दीपन का मतलब क्या है? उद्दीपन का यहाँ पर मतलब है कि आपको भूख लगी, ठीक है, आपको भूख लगी, और भूख को शांत करने के लिए, है ना, यहाँ पर आपको याद रखना है कि भोजन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? उद्दीपन का कार्य करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा? ये आपके उद्दीपन का काम करेगा। आपको भूख लगी, भूख लगने पर आपने खाना प्राप्त कर लिया, खाना प्राप्त करने से आपको शांति प्राप्त हुई, आपको अच्छा महसूस हुआ। तो यहाँ पर उद्दीपन इंसेंटिव क्या है? खाना। ठीक है, उदाहरण के लिए एक चीज समझिएगा, जैसे आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपकी आवश्यकता हो गई। ठीक है, सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपने तैयारी करना प्रारंभ किया, ये आपका क्या हो गया? चालक हो गया, ड्राइव हो गया। और अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है तो ये आपके लिए इंसेंटिव का कार्य करेगा। तीनों बात क्लियर है? वास्तव में अभिप्रेरणा यहीं पर आपकी हो जाती है, तीनों में ही आपकी अभिप्रेरणा टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इन तीनों को मिलाकर कहूं, तो इन तीनों को मिलाकर प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन तीनों को स्टिमुलस कहा जाता है।
मतलब क्या हुआ, प्रेरक में क्या होता है, प्रेरक में ये तीनों ही शामिल कर दिया जाता है, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको क्या है कि आपको सबसे पहले नीड उत्पन्न होती है, नीड के बाद में आप उसके लिए ड्राइव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप उसके लिए ड्राइव का प्रयोग करते हैं और उससे आपको इंसेंटिव प्राप्त होता है और यही चीज आपकी मोटिवेशन कहलाती है। तो साइकोलॉजिकल अर्थ में अगर आप देखेंगे तो मोटिवेशन का ये अर्थ निकल कर आता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आपके मोटिवेशन के कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो मोटिवेशन के 4 सोर्स होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। विद्या भारती सबका एक एग्जाम्पल सा, विद्या एक नहीं है, सबका एग्जाम्पल एक नहीं है। नीड में क्या है, नीड जैसे मेरी शारीरिक जरूरत है भोजन, क्योंकि भोजन से मुझे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर भोजन की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ऊर्जा की प्राप्ति। भाई अगर ऊर्जा नहीं होगी तो आपका शरीर काम कैसे करेगा, तो आप ऊर्जा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये आपकी नीड हो गई, आवश्यकता हो गई। अब उस ऊर्जा को हम कहां से प्राप्त करेंगे, तो ऊर्जा को हम भोजन से प्राप्त करेंगे, ठीक है। और क्योंकि उसे हम भोजन से प्राप्त करेंगे तो उसके लिए हमें क्या लगती है, भूख लगती है। तो भूख जो होती है वो आपके लिए क्या होगी, ड्राइव। जब आपको भूख लगती है तभी तो आप व्याकुल होते हैं, तभी तो आप चिल्लाना शुरू करते हो कि मम्मी खाना दो जल्दी से, कहते हो नहीं कहते, भूख लगने के कारण ही तो आप मतलब खाना पाने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो जाते हैं। तो वहां पर क्या है कि अगर आपको खाना दे दिया जाता है तो आपकी जो आवश्यकता थी, आपकी जो नीड थी वो पूरी हो जाती है, और पूरी हो जाती है तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वो है आपका उद्दीपन। और यहाँ पर प्रेरक की अगर मैं बात करूँ, स्टिमुलस की बात करूँ, तो स्टिमुलस जो है उनको उनमें ये सभी चीजों को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब समझ में आया, अब समझ में आया। यहां पर देखो, अगर प्रेरक को और ज्यादा अच्छे से आप डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, प्रेरक को आप और ज्यादा अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं प्रेरक क्या है। यहां पर अगर आपको ये समझना है कि प्रेरक या स्टिमुलस का मतलब क्या होता है ना, प्रेरक मोटिव से है, एक मिनट, प्रेरक के लिए मोटिव शब्द ही है, एक बार इसे मैं ठीक कर देता हूं, प्रेरक के लिए मोटिव शब्द है, इसको मैं ठीक कर देता हूं, अंग्रेजी का वर्ड मोटिव ही है। अंग्रेजी का शब्द इसके लिए मोटिव ही रहेगा, सही कर दे रहा हूं, वो सही लिखा हुआ था पहले, कोई बात नहीं। ठीक है, अंग्रेजी का शब्द क्या है, मोटिव। चलिए देखो, प्रेरक को और ज्यादा डिफाइन अगर मैं करना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं कि आप किसी काम को करने के लिए जो जाते हैं, आप किसी भी काम को करने के लिए जो प्रेरित होते हैं, ठीक है। प्रतिभा जी, वहां मोटिव शब्द का ही प्रयोग किया गया है, स्टिमुलस शब्द का भी प्रयोग करते हैं, दोनों शब्द प्रयोग होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर समझिएगा, प्रेरक जो होता है, प्रेरक वो होता है जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। जैसे आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हो गई, आपकी इच्छाएं हो गई, आपकी प्रवृत्ति टेंडेंसीज हो गई, ये सब जो है ये आपके प्रेरक में ही रखी जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेरक के अंदर इन तीनों को शामिल कर दिया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बन सकता है, आपसे कहेगा कि कोई लड़की का नाम रख देगा, जैसे मान लो मीरा है, मीरा को भूख लगी है और मीरा को भूख लगने के कारण मीरा व्याकुल हो रही है। तो वहां पर मीरा की व्याकुलता जो है, वो व्याकुलता क्या किस में रखी जाए, ठीक है, मीरा जो व्याकुल हो रही है वो किस में रखा जाए, तो मीरा जो व्याकुल हो रही है वो किसके कारण हो रही है, ड्राइव के कारण, चालक के कारण, क्योंकि उसे भूख लगी है। आई ना बात समझ में। या फिर व्याकुल होने के बाद मीरा को भोजन की प्राप्ति हो जाती है, तो वो क्या है, तो वो वहां पर क्या है, उद्दीपन है, ठीक है। मीरा को भूख क्यों लगी, क्योंकि उसे भोजन चाहिए, उसे ऊर्जा चाहिए शरीर को चलाने के लिए, ये शरीर की क्या हो गई, आवश्यकता हो गई, और सबको मिलाकर क्या हो गया, प्रेरक हो गया, मोटिव हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, अब क्लियर है। वैसे अभी तक देखो ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है, जैसे मैंने अभी मीरा का एग्जांपल आपको दिया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन बन सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन सकता है, बनाया जा सकता है। तो आप इस चीज के लिए भी ऐसे तैयार रहे, आपको समझना पड़ेगा नीड क्या है, ड्राइव क्या है, इंसेंटिव क्या है, ठीक है। अगर आप अपने पर रखकर सोचना चाहें तो आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे आपकी आवश्यकता है कि आपको अपना जीवन अच्छे से चलाना है, ठीक है, तो ये आपके शरीर की क्या हुई, आपकी क्या हुई, आवश्यकता।
अब उस आवश्यकता के लिए, शरीर जीवन को अच्छे से चलाने के लिए आपको एक नौकरी की आवश्यकता है। नौकरी की आवश्यकता क्या होगी? ड्राइव। उस ड्राइव के कारण आप मेहनत करना शुरू करोगे और मेहनत करने के बाद आपको नौकरी मिल जाए तो नौकरी मिलना क्या हो जाएगा? उद्दीपन या इंसेंटिव। तो प्रेरक, इसमें प्रेरक क्या होगा? मोटिव क्या होगा? तो प्रेरक होगा जीवन को अच्छा चलाने के लिए सरकारी नौकरी की प्राप्ति। तो वो क्या हो जाएगा? वहां प्रेरक हो जाएगा, मोटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब आते हैं भैया प्रेरणा के अभी इसे देख लेते हैं पहले। ठीक है, प्रेरक की हम बात कर रहे थे, मोटिव्स की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में ये वाला पॉइंट और क्लियर करें। प्रेरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, है ना। मोटिव होते कितने प्रकार के हैं? क्वेश्चन करवा दीजिए शिवम जी, अभी तो बाकी है, क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आपको बता चुका हूं। देखो एक प्रैक्टिस सेट मैंने लगवाया तो शुरुआत से लेकर जो चैप्टर हो चुके थे उनको शामिल किया था। अब जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें उसके बाद के जो 3-4 चैप्टर हैं उन्हें मिलाकर अब के वाले प्रैक्टिस सेट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रेरकों के वर्गीकरण को भी आपको याद रखना है। मैस्लो व्यक्ति हैं, मैस्लो के द्वारा प्रेरकों का वर्गीकरण किया गया कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने कहा प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात और एक होता है अर्जित, इनेट और एक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि एक तो आपके जन्मजात प्रेरक हो गए। जन्मजात प्रेरक में किसको रख सकते हैं आप? तो जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई या फिर आराम हो गया, तो यह क्या है? आपकी जन्मजात अभिप्रेरक है। या फिर अर्जित प्रेरक क्या होता है? तो अर्जित प्रेरक में कह सकते हो आप, अर्जित में आप रख सकते हो रुचि को, इंटरेस्ट। जैसे अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो आप उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसमें आप रख सकते हैं इच्छा। ठीक है, ये सब जो हैं ये किस प्रकार के होते हैं? अर्जित प्रकार के होते हैं। जन्मजात कैसे होते हैं? तो जन्मजात के अंतर्गत किसको रखा जाता है? तो जन्मजात के अंतर्गत आप रख सकते हैं भूख, या जन्मजात के अंतर्गत आप रख सकते हैं प्यास, या जन्मजात के अंतर्गत आप रख सकते हैं नींद। ये सब जो हैं ये आपके किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? तो ये आपके जन्मजात होते हैं। जन्मजात का मतलब होता है जन्म से। ठीक है, जन्मजात क्या होता है? जन्म से, और ये आपके शरीर से जुड़े होते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं। अर्जित जो होते हैं, अर्जित होते हैं जो बाद में आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे इंटरेस्ट पैदा होना या किसी चीज को करने की इच्छा उत्पन्न होना। तो ये सब क्या है? आपके अर्जित प्रकार के प्रेरक होते हैं। दूसरा व्यक्ति थॉमसन नाम का है, इसने प्रेरकों का प्रकार जो था वो 2 प्रकार बताए, एक था स्वाभाविक और एक था कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैस्लो ने जिसको जन्मजात कहा है उसी को थॉमसन ने स्वाभाविक कहा है। ठीक है, और आपके अर्जित प्रकार जो हैं उनको इन्होंने क्या कहा है? कृत्रिम नाम दिया है। तो यहाँ पर आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर हम स्वाभाविक प्रेरक की बात करें तो वही भूख प्यास वगैरह ये सब। ठीक है, अर्जित प्रकार में बात करें जैसे किसी चीज के लिए इनाम मिलना या किसी चीज के लिए पनिशमेंट मिलना, किसी चीज में इंटरेस्ट उत्पन्न होना, इच्छा प्रकट होना, तो ये सब आपके क्या है? अर्जित प्रकार या कृत्रिम प्रकार। फिर तीसरा व्यक्ति आया गैरेट। गैरेट ने क्या किया? गैरेट ने ये जो आपके वर्गीकरण था इसको 3 भागों में बांटा, पहला जैविक, फिर मनोवैज्ञानिक और तीसरा सामाजिक। मतलब बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और तीसरा इन्होंने बताया है सोशल। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, बायोलॉजिकल की बात करें तो देखो बायोलॉजिकल में कौन सा रखा जाएगा, जैविक में कौन सा रखा जाएगा? तो जैविक में शरीर की आवश्यकताओं से जुड़ा भूख प्यास वगैरह हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया, तो ये सब क्या है? आपके जैविक। मनोवैज्ञानिक कारणों में क्या रख सकते हैं? तो जैसे देखो मनोवैज्ञानिक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत रख सकते हैं आप क्रोध या भय, है ना, या कह लो प्रेम। तो ये सब क्या है? आपके साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रेरक होते हैं क्रोध आना, भय होना, प्रेम होना, या फिर आपके दुख होना, आनंद होना, ये सब। और सामाजिक प्रेरक कौन से होते हैं? तो यहाँ पर सामाजिक प्रेरक में कह सकते हैं जैसे आत्म सुरक्षा, मतलब अपनी सुरक्षा करना, या फिर आत्म प्रदर्शन, क्या आपने कैसा प्रदर्शन किया। भाई एक चीज देखिएगा, कई बार आप लोग इस सही बात यह है कि जैसे आप यहाँ पर नौकरी की तलाश में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप नौकरी की तलाश में तैयारी कर रहे हैं। अब आप नौकरी की तलाश में तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सामाजिक प्रेरक भी तो काम करता है कि अगर नौकरी नहीं लगी तो पड़ोसी क्या कहेगा, कॉलोनी वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ये सामाजिक प्रेरक होते हैं, आत्म प्रदर्शन इसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि माता पिता, आपके घर में भी अक्सर होता होगा कि अगर मान लीजिए आपके खानदान में अगर कोई आपका भाई या बहन और वो नौकरी प्राप्त कर जाते हैं, है ना, अब नौकरी प्राप्त कर जाते हैं तो कम से कम घर में हफ्ते भर तक खाने के साथ साथ में रोज डोज मिलता है आपको कि देख फलाने को, है ना। मतलब कहते हैं ना कि मतलब जो बढ़िया बच्चे होते हैं वो लिए नहीं जाते, या फिर कहेंगे कि मतलब गूदड़ी के लाल जो होते हैं वो छिपते नहीं हैं। तो इस तरीके के डायलॉग आप लोगों को जो सुनने को मिलते हैं तो वो क्या है? वो आपको प्रेरित करने के लिए होते हैं कि आपको बुरा लगे, और बुरा लगे तो आप काम करें। तो वो क्या हो गया? सामाजिक प्रेरक। मनोवैज्ञानिक क्या होता है कि किसी को देखकर आपको क्रोध आ गया,
ठीक है, किसी को देखकर आपको प्रेम आ गया, किसी को देखकर आपके मन में घृणा उत्पन्न हो गई, किसी को देखकर आपको भय उत्पन्न हो गया, किसी को देखकर आनंद महसूस हुआ, किसी को देखकर और कुछ, मतलब इसमें काफी सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण हुए, है ना। और जो आपका जैविक कारण है वो भूख, प्यास, नींद वगैरह। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कहेगा मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, थॉमसन के अनुसार या गैरेट के अनुसार, तीनों पूछे जा सकते हैं। सभी लोगों को क्लियर है? तीनों सबको क्लियर हैं? एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक है, और ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों पर ही आता है, जन्मजात और अर्जित, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे वास्तव में मोटिवेशन होते कितना प्रकार का है। वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता होगा, कमेंट करके बताना मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, कमेंट करके बताओ एक बार। एक बार कमेंट करके बताओ। निभा लिख रहे हैं 4 प्रकार, सूरज लिख रहे हैं 2, राजीव लिख रहे हैं 3, बीना लिख रहे हैं 2, 2 3 4, 3 और 3 तो ऑप्शन आ गए। किसी को 1 और 5 भी लगते हो तो वो भी बता दो, हैं 1 और 5 लगते हो तो वो भी लिख दो, कुछ तो सही होगा हुआ। चलिए देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है मोटिवेशन के प्रकारों के बारे में, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं, प्रेरणा के प्रकारों की बात करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा टाइप्स ऑफ मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है। मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में कौन कौन से होते हैं अब याद कर लेना, आगे से गलती मत करना। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, यानी कि आपका आंतरिक और एक होता है बाह्य। देखो यहाँ पर एक प्रेरणा का प्रकार है, इसको कहते हैं सकारात्मक प्रेरणा यानी पॉजिटिव मोटिवेशन, या इसी को आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहा जाता है। सकारात्मक प्रेरणा भी कह सकता है या आंतरिक प्रेरणा भी कह सकता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या पॉजिटिव मोटिवेशन, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। अब यहाँ पर देखिए सकारात्मक प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा होता क्या है। तो यहाँ पर देखें, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और स्थितियों का निर्माण करके बालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। भाई एक चीज देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा क्लास में, मैं आप लोगों को देखो बहुत रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। आप लोग जब छोटे थे तो छोटेपन पर आप अपनी क्लास के बारे में ही थोड़ा सा विचार करें, और देखो बिल्कुल सही लगेंगी मेरी बात है। आप जिस क्लास में पढ़ते थे उसमें बच्चों की संख्या होगी, है ना, 20 बच्चे, 30, 40, 50, 60, कुछ नंबर रहा होगा। ठीक है, आपकी क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, उन बच्चों में अगर मैं आपसे पूछता हूं कितने बच्चे ऐसे थे जो पहल करना पसंद करते थे, इनिशिएट करना पसंद करते थे, कितने बच्चे ऐसे थे जो होमवर्क डेली कर कर लाते थे, काम टाइम पर कर कर लाते थे, कितने बच्चे ऐसे थे जो टेस्ट को टॉप करते थे, है ना। तो अगर आपसे परसेंटेज पूछूं, फिर दूसरी बात ऐसे बच्चे कितने थे जो मतलब हमेशा होमवर्क नहीं करते थे, या ऐसे बच्चे कितने थे जो टेस्ट में हमेशा नीचे रहते थे। ऐसे बच्चे कौन से थे कि टीचर अगर ये बोलता था कि यहाँ स्टेज पर आओ और आकर यहाँ पर ये वाला टॉपिक बताओ, तो वो हमेशा पीछे रहना पसंद करते थे, मतलब पहल करना पसंद नहीं करते थे। तो ये 2 टाइप के लोग आपके यहाँ पर थे या नहीं, पहले तो कमेंट करके ये बताओ, ये 2 प्रकार के स्टूडेंट आपके यहाँ थे या नहीं। मतलब गिनती के 2 4 6 लोग ऐसे होंगे आपके यहाँ पर क्लास में जो टॉप करते होंगे, हर बार टॉप करते होंगे, होमवर्क डेली टाइम पर करके लाते होंगे, क्लास में टेस्ट होता होगा तो मतलब सबसे नंबर 1। अगर क्लास मान लीजिए कि स्कूल के अंदर गाना प्रतियोगिता हो रही है तो गाना गाने के लिए तैयार, डांस प्रतियोगिता हो रही है तो डांस करने के लिए तैयार, नाटक हो रहा है तो नाटक करने के लिए तैयार। तो ऐसे भी बच्चे थे, और कुछ अच्छे ऐसे भी थे, कई बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि टीचर जब उनसे क्लास में कोई सवाल पूछता है कि हाँ भाई इसका जवाब क्या है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत हाथ खड़ा करते हैं, चाहे गलत ही बताएं लेकिन बताएंगे जरूर।
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो आपके यहाँ पर होते थे जो मतलब आंसर जानते ही नहीं थे, या कुछ ऐसे भी होते थे, हो सकता है आप ही उनमें से एक हो, कि आप वहां पर क्या है कि जब उसका आंसर कोई दूसरा बच्चा बोल देता था तो आप अपने पड़ोसी को कंधा मार के बोलते थे कि मैंने कहा था ना, मतलब उसके कान में बोल दोगे, टीचर के सामने नहीं बोल पाओगे। तो ये किसके ऊपर बोलते हैं, डिपेंड करता है प्रेरणा के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन, अगर बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होता है, पॉजिटिव मोटिवेट होता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपना होमवर्क हमेशा टाइम पर करेंगे। कोई काम इधर उधर हो जाए लेकिन होमवर्क टाइम पर ही पूरा होगा। ठीक है, अगर नंबर कम आएंगे तो ऐसा बच्चा बैठकर रोना शुरू कर देगा। अगर आप अंदर से मोटिवेट होंगे कि इस बार मतलब मुझे एक सरकारी टीचर बनना है, मुझे एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, और आप उसके लिए दिन और रात एक कर देते हैं, तो आप पॉजिटिव रूप से मोटिवेट हैं। और टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम ये होता है कि टीचर कुछ ऐसे कार्यक्रम वगैरह आयोजित करते रहें जिसकी वजह से बालक जो है वो पॉजिटिव रूप से मोटिवेट हो। मेरी बात समझ में आ गई? सकारात्मक प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा किसे कहते हैं? और ये सबसे अच्छी प्रेरणा होती है, याद रखिएगा। ये सबसे अच्छी प्रेरणा होती है ना। और दूसरा प्रकार अगर हम बात करें तो देखो, आपके प्रेरणा का दूसरा प्रकार जो है ये होती है नकारात्मक प्रेरणा। कैसी होती है ये? नकारात्मक प्रेरणा। नकारात्मक प्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन, या इसी को कहा जाएगा आपका बाह्य। क्या कहा जाएगा इसको? बाह्य, या इसको एक्सट्रिंसिक कहेंगे। एक्सट्रिंसिक, बाह्य अभिप्रेरणा, या फिर आपके नकारात्मक प्रेरणा। ये क्या होती है? इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके, मतलब अपनी इच्छा से नहीं करेगा, किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। इस कार्य को करने से उसे किसी वांछनीय या निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, ठीक है, प्रशंसा के माध्यम से, निंदा के माध्यम से, है ना। किसी बच्चे की अगर आप मान लीजिए प्रशंसा कर देते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा किया, है ना, बहुत अच्छा किया, या फिर मान लीजिए भ्रष्टाचार, निंदा, पुरस्कार, इनका प्रयोग करके इस वाली मोटिवेशन को पैदा कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए क्लास के अंदर आप टीचर के द्वारा आपको होमवर्क दिया गया था, कुछ काम दिया गया था। अब हुआ क्या कि एक बच्चा, मान लीजिए कुछ बच्चों में से, उन बच्चों में से कुछ बच्चे जो थे वो अपना काम टाइम पर करके लाए, तो टीचर ने उन्हें इनाम दे दिया। तो उन्हें इनाम दे दिया ना, तो बाकी के बच्चे जो देख रहे हैं जिन्हें इनाम नहीं मिला, तो हो सकता है अगली बार वो इनाम पाने के लिए और काम करें। या मान लीजिए टीचर दंड का सहारा ले, पनिशमेंट का सहारा ले, कि मतलब जो बच्चे काम करके नहीं लाए उनको लठिया दे। ठीक है, तो वहां पर लाठी के डर से अगर बच्चा काम करना शुरू कर देता है तो वो निंदा करके, निंदा करने का मतलब क्या होता है? निंदा करने का मतलब होता है कि जब बच्चे की बुराई कर दो, ठीक है, अरे तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो वहां पर बच्चा अंदर से लज्जित होगा, और लज्जित होने के बाद वो वहां पर क्या करेगा? काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये टीचर का काम होता है। ये इनका प्रयोग करके टीचर बाह्य रूप से या नकारात्मक रूप से छात्र को प्रेरित कर सकता है काम करने के लिए, और वो उस काम को अगर कर जाता है तो वो चीजें सीख जाता है। भाई दोनों चीजें सबको क्लियर हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, दोनों चीजें सबको क्लियर हैं या नहीं? अभिप्रेरणा के दोनों प्रकार सभी लोगों को क्लियर हैं? अभिप्रेरणा के दोनों प्रकार सबको क्लियर हैं? तो ये टॉपिक आपका मोटिवेशन कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेश्चन है किसी का इस पर? कोई क्वेश्चन है किसी का? इसे लेकर किसी का कोई क्वेश्चन तो है तो पूछिए। तो भैया ये वाला टॉपिक भी हमारा पूरा हो चुका है। 2 मिनट में आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जाना मोटिवेशन किसे कहा जाता है, व्हाट इज मोटिवेशन, इसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके अलावा हम लोगों ने जाना सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण के स्रोत क्या होते हैं। और उसके अलावा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। और इसी के साथ में ये वाला टॉपिक आपका हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, बहुत जल्दी एक दो टॉपिक के बाद आपका प्रैक्टिस सेट आने वाला है, उसमें इसके क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। शिवम सिंह लिख रहे हैं 1 मिनट एगो, यस सर। राजन कुमार 1 मिनट एगो, यस सर। क्या लिख रहे हैं शिवराम आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। सर क्लास नोट्स पीडीएफ डाउनलोड फाइल डाटा ऑफलाइन के भी ओपन नहीं होता है। ओके जीनत, मैं एक बार बोल दूंगा अगर ऐसा है तो। शिखा कह रहे हैं शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? सामूहिक, वहां पर शिखा देखिएगा एक ऑप्शन होगा सामूहिक क्रियाओं के द्वारा।
यहाँ पर आपने 4 ऑप्शन लिखा है। शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का, अच्छा समूह व्यवहार है ना, अवलोकन होगा, ऑब्जर्वेशन सीखा, ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन देखो, समूह व्यवहार, अगर समूह व्यवहार हो या किसी एक का व्यवहार हो, अगर उसका आपको अंदाजा लगाना है कि इसका बिहेवियर कैसा है, तो उसका अवलोकन किया जाएगा। अवलोकन बोलते हैं ऑब्जर्वेशन को। मतलब आप केवल काम करते रहेंगे और टीचर जो होगा वो दूर से बैठकर केवल आपकी एक्टिविटी देखता रहेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, अवलोकन बोला जाता है। शिखा जी ठीक है, समझ में आया? जीनत सर कल क्लास हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था जीनत, कल तो मैराथन क्लास हुआ था वाईटी पर, 2 घंटे का। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फिर कल की क्लास में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।